गुड मॉर्निंग। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे और पिछले 10 दिन से अपनी क्लास नहीं हुई और कुछ काम था इसलिए क्लास नहीं हुई। तो आज हम क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखा था हमने और सेकेंड यूनिट में 3 एग्जाम्पल कर लिए थे हमने। तो हम आज एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 आगे का है। एग्जाम्पल नंबर है 7.4.1। तो एग्जाम्पल नंबर है 7.4.1। यदि L लंबाई वाले कंटूर C, यदि N लंबाई वाले कंटूर C पर फलन fz संतत हो तथा मोड fz लेस देन इक्वल टू कैपिटल M और फॉर ऑल z एप्सिलॉन C, z बिलोंग्स टू C हो तो सिद्ध कीजिए कि मोड ऑफ fz dz और लेस देन इक्वल टू ml। हमने एग्जाम्पल नंबर 7.4.1 लिया है। इससे पहले हम कॉची समाकलन की रीमान परिभाषा से 3 एग्जाम्पल किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 7.4.1 कर रहे हैं। कॉची की रीमान परिभाषा क्या थी? कॉची की रीमान परिभाषा थी कि fz और समाकलन कंटूर C के सापेक्ष fz का समाकलन dz और इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n और f एक्साई के और z के माइनस 1 कि यदि fz का समाकलन करना हो, कंटूर C के सापेक्ष करेंगे समाकलन, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k इक्वल टू 1 से लेके समेशन n और यहाँ f एक्साई के क्या था कि जो कंटूर C उसके बीच का कोई बिंदु है एक्साई के, और एक्साई के ऊपर क्या है? एक्साई के ऊपर है जेड के और नीचे क्या है? जेड के माइनस 1, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यहाँ से लेके ये आगे तक जाएगा और ये अंतिम बिंदु। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि कोई L लंबाई का कंटूर है। तो कोई L लंबाई का कोई कंटूर है कि मान लिया कि कोई L लंबाई का कंटूर है। तो L लंबाई का कंटूर, ये L लंबाई का कंटूर का मतलब L लंबाई का कोई वक्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l दे रखी है। तो कंटूर C की लंबाई स्मॉल l और इस पे क्या है? एक फलन fz क्या है? सतत है। फलन fz सतत है, मतलब फलन fz कंटिन्यूस है तथा इसका मान दे रखा है कि fz का यदि आप मोड करोगे तो उसका मान क्या आएगा? कैपिटल M कोई वैल्यू है तो कैपिटल M से या तो इसका मान कम आएगा और यह क्या आएगा? इक्वल आएगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब कि fz जो है उसका यदि मोड करोगे तो लेस देन इक्वल टू M का मतलब M से इसकी वैल्यू कम आएगी या M के इक्वल आएगी। और जहाँ से z कहाँ पे है? z C में से, और C क्या है? कंटूर, मतलब z C पे कोई बिंदु है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ये कि fz dz का मोड लेंगे तो लेस देन इक्वल टू आएगा ml के। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो मान लेते हैं कि कोई L लंबाई का कंटूर C है और जिस पे कोई फलन fz क्या है? सतत है। तो माना कोई L लंबाई का, स्मॉल l लंबाई का
स्मॉल एल लंबाई का कंटूर सी है, जिसमें या जिस पर फलन एफ जेड क्या है, फलन एफ जेड सतत है। हम क्या करें, सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमने मान लिया कि कोई स्मॉल एल लंबाई का कोई कंटूर है, स्मॉल एल लंबाई का कोई कंटूर मान लिया और कंटूर सी है जिस पर फलन एफ जेड क्या है, सतत है, और जहाँ एफ जेड का मोड यदि लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। और फोर ऑल का मतलब होता है जहाँ जेड बिलोंग्स टू सी, जेड कहाँ से है, सी में से है। हमने यहाँ तक मान लिया क्वेश्चन को, अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, हमें लेके आना है ये। तो हम ये किस तरह लाएंगे, इस तरह का हमें एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, समाकलन की रीमान परिभाषा से। तो समाकलन की रीमान परिभाषा क्या थी, समाकलन की रीमान परिभाषा यही तो थी कि एफ जेड डी जेड, यहाँ पे एक और छूट गया, यहाँ समाकलन सी है और फिर मोड है, यहाँ समाकलन सी और फिर मोड, समाकलन सी एफ जेड डी जेड और मोड लेस देन इक्वल टू एम एल। तो यहाँ से हमें ये लेके आना है, तो हमें ये कहाँ से ला सकते हैं, हम ये ला सकते हैं समाकलन की रीमान परिभाषा से। तो हम लिखेंगे समाकलन की रीमान परिभाषा से, समाकलन की रीमान परिभाषा से। समाकलन की रीमान परिभाषा क्यों ली है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये, और हमें प्रूफ करना है ये। तो समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू वो फॉर्मूला, तो हमें पता है कि समाकलन की रीमान परिभाषा से क्या होता है, सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और एफ समेसन के इक्वल टू 1 से लेके एन, और एफ एक्साई के और जेड के वो माइनस जेड के माइनस 1। अब हमें तो वैल्यू चाहिए इसके मोड की, इसका मोड चाहिए हमें प्रूफ करने में। इसके इक्वल तो हम बाद में इसको सोल्व करेंगे तो वो देख लेंगे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका क्या कर रहे हैं, पहले दोनों साइड मोड कर देते हैं। तो दोनों साइड क्या किया, दोनों साइड ही क्या ले लिया, मोड ले लिया, क्योंकि हमें एक साइड क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो मोड समाकलन सी एफ जेड डी जेड, मोड समाकलन सी एफ जेड डी जेड। तो एक साइड का आया, मोड का मतलब कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और इक्वल ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मोड का मतलब क्या होता है, जो अंदर की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो। तो यहाँ से हमारे पास आया मोड समाकलन सी एफ जेड और डी जेड, तो इसके इक्वल। अब हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल किस तरह आएगा, मोड की एक प्रॉपर्टी है कि यदि मोड है और कोई फलन एफ एक्स डी एक्स है और समाकलन है, तो ये किसके इक्वल है, मोड के और समाकलन एफ एक्स और डी एक्स खुद के इक्वल होता है, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू 4। तो ये भी खुद के इक्वल, तो खुद के इक्वल, तो खुद के इक्वल, खुद के इक्वल। अब यहाँ से मोड की प्रॉपर्टी क्या है, मोड की प्रॉपर्टी है कि समाकलन एफ एक्स और डी एक्स मोड। तो यहाँ यदि लेस देन इक्वल टू लेना है, लेस देन इक्वल टू कब आएगा, जब इस मोड को अंदर ले जाएं, मोड को अलग अलग खोल दें। तो समाकलन बार और एफ एक्स का मोड और डी एक्स, यदि उस साइड का मोड अंदर अलग अलग खोल दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से यदि ये मोड पूरा हम अलग अलग खोल दें इन दोनों पे, यदि ये मोड अलग अलग खोल दें इन दोनों पे, तो इक्वल की जगह क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू। ये कहाँ से आया, ये मोड की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से इक्वल की जगह लेस देन इक्वल टू आया, तो ये मोड हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेसन के इक्वल टू 1 और एन एफ एक्साई के मोड और जेड
के माइनस जेड के माइनस 1 का भी मोड। इन दोनों का मोड क्यों लिया? इन दोनों का मोड इसलिए लिया, पूरा मोड था, हमने अलग अलग मोड कर दिया इन दोनों के, तो अलग अलग मोड किया तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी या फिर इक्वल हो सकती है। जैसे ही मोड अंदर लेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा या इक्वल, राइट साइड की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल, क्योंकि राइट साइड वाले का मोड क्या ले लिया, अंदर ले लिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ तक मोड समाकलन सी एफ जेड डी जेड, मोड समाकलन सी एफ जेड डी जेड, और लेस देन इक्वल टू भी ले आए, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ हमें लेके आना है एम और एल। तो यहाँ से फिर यहाँ से यदि हम इस समेशन की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक्साई के की वैल्यू हटानी पड़ेगी, और एक्साई के की वैल्यू हटाने के लिए ये क्या है प्रॉपर्टी, ये उतार लेना ऊपर। एक्साई के की वैल्यू क्या है, हमें एक्साई के की वैल्यू दे नहीं रखी, हमें तो किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है ये कि एफ जेड का मोड करोगे लेस देन इक्वल टू कर दोगे तो एम आएगा। तो यहाँ एफ जेड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, हमें चाहिए वैल्यू इसकी, ये क्या है एफ एक्साई के, एफ एक्साई के का मोड। तो ये लाने के लिए क्या करूँ, जेड की जगह क्या पुट कर दूँ, जेड की जगह एक्साई के, तो माना जेड इक्वल टू एक्साई के, जेड इक्वल टू एक्साई के मान सकता हूँ क्या, एक्साई के मान सकता हूँ, क्योंकि एक्साई के भी क्या है कंटूर सी, कोई एल लंबाई का वक्र है उस पर कोई वैल्यू, और जेड भी क्या थी उस पर कोई वैल्यू, तो इन दोनों को मान लिया सेम। तो जेड जहाँ जहाँ समीकरण में है वहाँ वहाँ सर्व समीकरण में जहाँ जहाँ वहाँ एक्साई के, तो यहाँ से मोड एफ जेड, जेड की जगह क्या रख दिया एक्साई के, तो मोड एक्साई के और मोड लेस देन इक्वल टू एम। तो मतलब एफ जेड मोड एफ एक्साई के लेस देन इक्वल टू क्या है एम है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू यहाँ रख तो सकते हैं, क्योंकि मोड एफ एक्साई के है उसकी वैल्यू क्या होगी, एम से या तो कम होगी इसकी वैल्यू, और यह क्या होगी इक्वल होगी। मान लिया एम की जगह 10 है तो इसकी वैल्यू 10 से कम या 10 के इक्वल, 10 से ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है एम के इक्वल, या एम इससे एम क्या हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ यदि ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मान क्या होगा, ये मान ज़्यादा हो सकता है और भी, क्योंकि इसका मान m से कम है, m इससे क्या है ज़्यादा। तो यदि m यहाँ रखेंगे तो इसका मान या तो ज़्यादा हो जाएगा या इक्वल की वजह से वो का वो ही रहेगा। तो यहाँ m पुट करते ही ये साइन भी पहले से ही वैसा ही है कि ये क्या है बड़ा है, और हमने इसको क्या कर दिया और बड़ा, कि मान लो कि 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, और हमने 6 की जगह क्या कर लिया, 6 की जगह 7 कर लिया, तो ये साइन नहीं बदलेगा। क्योंकि ये साइन क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पहले ज़्यादा था, अब हमने थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, ये थोड़ा ज़्यादा है या फिर इक्वल है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू और ज़्यादा पुट कर दी, क्योंकि इससे ज़्यादा है m, तो m यहाँ पुट करा तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा, या फिर वो की वही, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा या वो की वही। तो सही है, साइन वो का वही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो यहाँ m आएगा, तो यहाँ m आएगा, तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मोड समाकलन सी एफ जेड डी जेड और मोड लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक, और मोड एक्साई के
की वैल्यू क्या है, मोड एफ एक्स आई के की वैल्यू एम पुट करिए, एम पुट करते ही इसका मान ज़्यादा और ज़्यादा पहले से ही है तो और बढ़ाया हमने, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इक्वल भी है और यहाँ भी इक्वल है। यदि यहाँ इक्वल नहीं होता तो यहाँ भी इक्वल हट जाएगा उस वाले में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ज़्यादा और पुट कर दी। ज़्यादा पुट करते ही ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इक्वल कहाँ से होगा, तो ये यहाँ इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, इक्वल। और यदि यहाँ ये यदि इक्वल नहीं होता तो यहाँ भी क्या नहीं आता, इक्वल नहीं आता। तो यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ समेसन के इक्वल टू 1 से लेके एन, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एम, तो इसकी वैल्यू एम, और ये मोड जेड के माइनस 1। अब यहाँ इसकी वैल्यू एक्स के हट गया और एक्स के की वैल्यू जैसे ही हटे वैसे ही हमें क्या करना है, समेसन की वैल्यू पुट करनी है। तो समेसन की वैल्यू पुट करेंगे तो समाकलन सी एफ जेड डी जेड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू समेसन की वैल्यू पुट कर रहे हैं और एम को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, क्योंकि एम पे वैल्यू पुट नहीं होगी समेसन की, क्योंकि के की जगह आएगा 1। तो यहाँ के की वैल्यू पुट करेंगे तो मोड Z1 माइनस Z0, के की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो 1 और प्लस फिर 2, तो मोड Z2 माइनस Z1, और फिर आगे जाते जाते ये यहाँ से कोष्टक और प्लस Z3 माइनस Z2 और प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट की वैल्यू क्या आएगी, प्लस लास्ट की वैल्यू क्या रखेंगे, n, तो n जैसे रखेंगे तो Zn माइनस 1, और इससे पहले वाला पद निकालने के लिए यहाँ देखेंगे तो इससे एक क्या हो रहा है, कम, तो इससे भी एक क्या होगा, कम। तो इससे पहले वाला यदि पद देखें तो इससे पहले वाला पद क्या आएगा, इससे पहले वाला पद आएगा Zn माइनस 1 और प्लस माइनस Zn माइनस 2, और ये मोड, तो n माइनस 2, यहाँ क्या है n माइनस 2, इसको नीचे लिख देता हूँ कि प्लस, इसको ही आगे लिख देता हूँ, यहाँ डॉट 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 प्लस Zn माइनस इसके आगे वाला पद क्या था, इसके आगे वाला पद था Zn माइनस 1, तो यहाँ Zn माइनस 1 और माइनस Zn माइनस 2। अब यहाँ से ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने बताया था आपको पहले वाले एग्जाम्पल में कि ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब हमें क्या, ये कर्व दे रखा है, तो यदि Z1, यदि मान लिया कि Z1 यहाँ है और Z0 इससे पहले है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है ये क्या है, ये है जीवा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जीवा। मैंने बताया था आपको पहले एग्जाम्पल में, क्योंकि ये वर्त की तरह काम करेगा और वर्त के दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये क्या है, जीवा है। तो ये क्या, जीवा Z0 और Z1 के बीच की दूरी है, तो ये क्या है, जीवा Z0 और Z1 की दूरी, और ये क्या है, जीवा Z1 Z2 की दूरी, और ये Z2 Z3 की दूरी जीवा की। यहाँ इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से फिर सी एफ जेड डी जेड और लेस देन इक्वल टू, लिमिट का मान तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और एम की जगह एम, ये क्या हुई, ये हुई जीवा की लंबाई। इसके लिए आप पहले वाले एग्जाम्पल देखें, पहले वाली क्लास देखें, तो यहाँ से ये क्या है, ये जीवा Z1 और Z0 की दूरी, और प्लस वो है जीवा Z2 और Z1 की दूरी, तो प्लस ये क्या है, ये है जीवा, इसको छोड़ देते हैं, फिर प्लस डॉट 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 और प्लस, और लास्ट वाले लिखते हैं जीवा Zn माइनस Zn और Zn माइनस 1 की दूरी। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या है,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है जीवा। तो ये जीवा है और वक्र क्या था, वक्र इस तरह था और ये बिंदु, दो बिंदु क्या है, निकट निकट। तो यहाँ यदि ये दोनों बिंदु निकट होंगे तो यदि ये दोनों निकट होंगे तो इसके बीच में जो कर्व बनेगा वो भी इस जीवा के इक्वल होगा। और ये तो कहलाता है चाप, ये चाप कहलाता है और ये जो है ये क्या कहलाती है, जीवा। तो चाप और जीवा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जीवा और चाप क्या है, इक्वल। तो जीवा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, चाप। तो यहाँ से मोड सी एफ जेड डी जेड और मोड बंद और लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और एम। जीवा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, जीवा की जगह रख सकता हूँ मैं, जीवा की जगह क्या रख सकता हूँ, चाप, चाप Z1 और Z0 और प्लस चाप Z2 और Z1 और प्लस डॉट 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 चाप Zn और Zn-1। यदि आपको जीवा और चाप समझ में नहीं आ रहा कि जीवा की जगह चाप कैसे आया और मोड Z1 माइनस Z0 का यदि मोड लेंगे तो उसकी जगह जीवा कैसे आई, उसकी जगह जीवा Z1 Z0 कैसे आई, तो उससे के लिए आप पहले वाली क्लास देखेंगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये चाप जुड़ रहे हैं, पूरे चाप जुड़ेंगे कि Z1 और Z0 ये चाप जुड़ेगा और फिर इससे आगे वाला ये चाप इसमें प्लस ऐड हो रहा है, फिर प्लस डॉट 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 आगे ऐड होता होता ये पूरा चाप बन जाएगा। और इस पूरे चाप की लंबाई क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इस पूरे चाप की लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है कि L लंबाई वाला कंटूर C, कंटूर C का मतलब चाप C, और चाप C की लंबाई क्या है, स्मॉल l। तो यहाँ इसका पूरा यदि हम योग करेंगे तो इसकी जगह L आएगा, स्मॉल l आएगा। स्मॉल l क्यों आएगा, क्योंकि चाप को ये जोड़ेंगे चाप, फिर ये आगे वाला चाप जुड़ेगा, फिर इसके आगे कोई चाप आएगा वो इसमें जुड़ेगा, वो आगे ऐसा जुड़ते 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 पूरा क्या बन जाएगा, एक चाप बन जाएगा। और जो ये चाप की जो लंबाई दे रखी है वो स्मॉल l है, तो इसकी जगह क्या आएगा, स्मॉल l। तो स्मॉल ये क्या हुआ, स्मॉल l इतना था। तो यहाँ मोड सी एफ जेड डी जेड और मोड लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट स्मॉल m, और इसकी वैल्यू क्या आई, स्मॉल l, इसकी वैल्यू स्मॉल l। यदि इसकी वैल्यू स्मॉल l, फिर लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट किसकी है, n की। अब यहाँ n तो है ही नहीं तो लिमिट हट जाएगी, और जैसे लिमिट हटेगी तो समाकलन सी एफ जेड और डी जेड और मोड और लेस देन इक्वल टू लिमिट हट जाएगी और एम एल। तो इसकी वैल्यू क्या आई, समाकलन सी एफ जेड डी जेड और मोड, इसकी वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एम एल। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वही माना, और उसके लेके हम चल रहे थे, उसको लेके कोशी रीमान की समाकलन की परिभाषा लगाई। वो क्यों लगाई, हमने इसको देखा और फिर कोशी समाकलन की रीमान परिभाषा लगाई, तो उससे क्या किया, हमने सोल्व किया। तो सोल्व करते रहे उस पहले वाले मेथड से ही, और यहाँ फिर जीवा का रूप हो गया चाप, और चाप जो पूरा जुड़ के क्या हो गया, कंटूर सी की लंबाई, और कंटूर सी की लंबाई क्या है, स्मॉल l, तो यहाँ स्मॉल l, तो लेस देन इक्वल टू क्या आया, एम एल। और इसके आगे का टॉपिक, इसके ये एग्जाम्पल है कोशी रीमान की समाकलन परिभाषा से, ये एक ही एग्जाम्पल था आगे। और इसके बाद हम करेंगे अब ग्रीन थ्योरम, कि ग्रीन थ्योरम क्या है। इसके बाद ग्रीन थ्योरम और एक से संबद्ध प्रदेश क्या है, सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है वो देखेंगे। सिंपली कनेक्टेड रीजन, उससे पहले हम देख रहे हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है।
एक से संबद्ध प्रदेश। हेडिंग क्या है? एक से संबद्ध प्रदेश क्या है? एक से संबद्ध प्रदेश काम आएगा कोशी समाकलन प्रमेय और कोशी गुरसा प्रमेय में। कोशी समाकलन प्रमेय और कोशी गुरसा प्रमेय में काम आएगा और हम उनको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि एक से संबद्ध प्रदेश क्या है और बहु संबद्ध प्रदेश क्या है। तो एक से संबद्ध प्रदेश पढ़ने के लिए, एक से संबद्ध प्रदेश पढ़ने के लिए हमें एक रीजन दिया हुआ होगा कि कोई रीजन दे रखा है। मान लो ये कोई रीजन है, ये कोई क्षेत्र है, हमें कोई क्षेत्र दिया हुआ रहेगा। तो हमें कोई क्षेत्र दिया हुआ रहेगा और उसमें हमें एक से संबद्ध प्रदेश दिया रहेगा कि मान लो ये पूरा क्षेत्र है और हमें ये एक संबद्ध प्रदेश दिया रहेगा। एक से संबद्ध प्रदेश का मतलब एक प्रदेश हमें दिया हुआ रहेगा। कोई क्षेत्र है, कोई बड़ा क्षेत्र, उसमें से हमें कोई छोटा क्षेत्र दिया हुआ रहेगा और यदि इस छोटे क्षेत्र को, जो ये छोटा क्षेत्र है, यदि हम मान लो यदि हमें इस बिंदु पर इसको पूरे को क्या करना है, सिकोड़ना है, इस पूरे को इस बिंदु पे सिकोड़ना है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ सिकोड़ सकते हैं। इस जो ये रीजन दे रखा है हमें, ये इतना था रीजन, ये तो पूरा रीजन और इतने थे रीजन को हमें दे रखा है कि ये रीजन क्या है, आपका है। और ये यदि हमारा रीजन है और इस बिंदु पर यदि सिकोड़ना है हमें, तो इस बिंदु पे सिकुड़ने के लिए हम इसको पकड़ के सिकुड़ सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, एक से संबद्ध प्रदेश। और बहु एक से संबद्ध प्रदेश क्या हुआ कि मान लो ये पूरा रीजन है और यहाँ हमें एक क्षेत्र ये दे रखा है, एक क्षेत्र ये और एक क्षेत्र ये, और मान लो एक क्षेत्र कोई ये एक और हमें अब इस बिंदु पे यदि इसको हमें सिकोड़ना है, तो इस बिंदु पे हम कैसे सिकोड़ेंगे इसको, कि इसको पूरे को पकड़ेंगे और यदि इसको सिकोड़ेंगे तो ये तो इस वाले रीजन से कनेक्ट हो जाएगा। इसको यदि सिकोड़ेंगे तो इस बाहर वाले रीजन पे कनेक्टेड हो जाएगा। और इस पे क्या था, यदि इस बिंदु पे सिकोड़ना है हमें, तो इस पूरे रीजन को पकड़ते और इस पे ले आते। और बहु एक से संबद्ध प्रदेश के लिए क्या होगा कि इस बिंदु पे लाना है तो बाहर वाले भी कुछ आ जाएंगे। तो ये तो क्या हुआ, बहु एक से संबद्ध प्रदेश, और ये क्या हुआ, एक से संबद्ध प्रदेश। एक से संबद्ध प्रदेश में एक क्षेत्र दिया हुआ रहेगा जिसको हम सिकुड़ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र दिए हुए रहेंगे और इसको हम एक बिंदु पे नहीं सिकुड़ सकते। तो ये तो बहु एक से संबद्ध प्रदेश हुआ और ये एक से संबद्ध प्रदेश हुआ। तो ध्यान रखना है, एक से संबद्ध प्रदेश को हम एक बिंदु पे सिकुड़ सकते हैं और बहु एक से संबद्ध प्रदेश को एक बिंदु पे नहीं सिकुड़ सकते हैं। तो वो तो हुआ बहुसंबद्धी प्रदेश। और ये क्या है, सिंपली कनेक्टेड रीजन, एक से संबद्ध प्रदेश। ये काम आएगा हमें कोशी रीमान प्रमेय के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि एक से संबद्ध प्रदेश ध्यान में आते ही कि कोई रीजन दिया हुआ रहेगा और कोई हमारा क्षेत्र होगा और इसको हम एक बिंदु पे सिकुड़ सकते हैं, तो वो क्या है, एक से संबद्ध प्रदेश है। तो एक से संबद्ध प्रदेश देखा हमने, और बहुसंबद्धी प्रदेश देखा कि बहुसंबद्ध प्रदेश क्या है। तो इसकी परिभाषा की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ध्यान रखना है कि एक से संबद्ध प्रदेश क्या होता है और बहुसंबद्ध प्रदेश क्या होता है। तो इसके आगे हम एक थ्योरम और देख लेते हैं। एक से संबद्ध प्रदेश और ये थ्योरम दोनों काम आएगी कोशी समाकलन प्रमेय और कोशी गुरसा प्रमेय के लिए। तो हम देख रहे हैं अब कोशी ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन प्रमेय, ग्रीन प्रमेय, ग्रीन प्रमेय क्या है? ग्रीन प्रमेय हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है। तो ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने के लिए हमें पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब, लाइन इंटीग्रल तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम, स्कूल एग्जाम से भी, कि लाइन इंटीग्रल तो क्या होता है, एक सिंगल समाकलन होता है, या तो dx हो सकता है और या dy हो सकता है और या dz हो सकता है। वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था, dx, तो वो तो क्या है, लाइन इंटीग्रल है। और यदि डबल इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि dx भी होगा और dy भी होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा
सरफेस 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 इंटीग्रल होगा ये, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, एरिया आएगा, क्योंकि दो दो क्या आ रही है, दो साइड्स आ रही हैं, तो दो साइड आते ही क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा उसका। और यदि ट्रिपल हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा। आयतन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ dx भी आएगा, dy भी आएगा और dz भी आएगा, dx भी आएगा, dy भी आएगा और dz भी आएगा। तो मतलब तीनों विमा आ रही है और तीनों विमा आए कभी भी गुणा में, तो उसके लिए क्या होगा, आयतन आएगा हमेशा। वो जहाँ डबल इंटीग्रेशन है तो उसके लिए क्षेत्रफल आएगा, और सिंगल इंटीग्रेशन है तो वो लाइन इंटीग्रल को शो करेगा, मतलब लाइन के लिए मान देगा वो। और डबल इंटीग्रेशन के लिए हमें सरफेस का मान देगा, और ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मान, वॉल्यूम का मान देगा हमें। ग्रीन्स थ्योरम क्या है कि कभी कभी क्या होता है, लाइन इंटीग्रल में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लाइन इंटीग्रल को हम सोल्व नहीं कर पाते हैं पूरी तरह। तो लाइन इंटीग्रल्स को हम यदि सोल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल से उसको सोल्व करते हैं। और सरफेस इंटीग्रेशन से सोल्व करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम ने एक थ्योरम दी कि यदि इसका मान निकालना है तो इसके इक्वल कुछ मान दिया कि उसका मान क्या होगा, वो होगा। तो यहाँ से ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है, ग्रीन्स थ्योरम बोलती है कि जी एक समवर्त वक्र हो, कि मान लो जी कोई वक्र है, मान लो ये जी कोई वक्र है, जी कोई वक्र है, ये पूरा जी कोई है वक्र, और यहाँ सी क्या है, यहाँ सी क्या है, एक इसका भी कोई क्या है, यहाँ जी क्या है, एक वक्र है, समवर्त वक्र है। और यदि इस जी को हम कन्वर्ट कर सकें, इस जी को मान लो, इसको जी को हम इसको सिकुड़ के यहाँ हम ये पूरा इसका एक वर्त बना ले, या इसका कोई हम वक्र बना ले। वक्र मतलब ना वो वर्त हो ना दीर्घवृत्त हो, और कुछ भी हो सकता है वो। तो इसको पूरे को पकड़ के ऐसे घुमा लिया तो क्या बन गया, एक वक्र बन गया। और इसको नाम दे दिया हमने, सी दे दिया नाम। इसको हमने नाम क्या दिया, इसको नाम एक सी दे दिया। इसको नाम सी देते ये क्या बन गया, एक पृष्ठ। और यदि ये एक पृष्ठ बना तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, क्षेत्रफल, एरिया निकालना पड़ेगा हमें। ये तो क्या देगा, एरिया। और ये लाइन इंटीग्रल से सोल्व होगा, ये लाइन इंटीग्रल से सोल्व होगा, और ये एरिया से सोल्व होगा। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई जी कोई वक्र है और इसको हम कोई क्षेत्र में कन्वर्ट कर ले। क्षेत्र में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको पकड़ के एक जगह कर लेंगे दोनों बिंदुओं को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। और इस सी पे मान लो कोई पी और क्यू है, कि मान लो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल क्या है, सी है, और पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, ये क्या है, कोई लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल है क्योंकि लाइन इंटीग्रल में सिंगल समाकलन पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, मतलब पी का डी एक्स के सापेक्ष और क्यू का वाई के सापेक्ष। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ग्रीन्स थ्योरम से क्या होगी, इसकी वैल्यू ग्रीन्स थ्योरम से क्या होती है कि डबल इंटीग्रेशन और इस सी के सापेक्ष, सरफेस वाले सी के सापेक्ष, और यहाँ डेल क्यू, क्यू का एक्स के सापेक्ष, डेल एक्स, और माइनस इस p का y के सापेक्ष। तो यहाँ डेल p अपॉन डेल y, और बाहर क्या आएगा, कोष्टक, बाहर आएगा dx और dy। ये तो डेल है, ये भी डेल, ये पूरा डेल, और यहाँ d पूरा, और यहाँ भी d पूरा। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है कि समाकलन c करना है हमें पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ग्रीन्स थ्योरम के लिए, कि q का करेंगे पहले dx, q का dx के सापेक्ष, तो यहाँ क्या आएगा, आंशिक। और वो कब आएगा, वो तब आएगा जब p व q के आंशिक अवकलज क्या हो, सतत हो। इसमें p व q के वक्र क्या हो, सतत होंगे, तभी ये मान क्या आएगा,
ये ग्रीन्स थ्योरम काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मान होगा डबल इंटीग्रेशन। ग्रीन्स थ्योरम यही तो बोलती है कि लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दो सरफेस इंटीग्रेशन से, एरिया निकालने के लिए उसमें कन्वर्ट कर दो डबल इंटीग्रेशन से। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई। तो ये क्या है, ग्रीन्स थ्योरम है। ये कोशी समाकलन प्रमेय और कोशी गुणज प्रमेय में काम आएगी। ये क्या है, ग्रीन्स थ्योरम है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि इससे मान क्या, यदि इससे मान नहीं आएगा लाइन इंटीग्रेशन से तो उसको कन्वर्ट कर देंगे डबल इंटीग्रेशन में और उससे मान हम निकाल लेंगे। हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल किया कोशी की रीमान परिभाषा से। और इससे पहले हमने देखा एक से संबद्ध प्रदेश क्या है और बहु एक से संबद्ध प्रदेश क्या है। और फिर हमने देखी ग्रीन्स थ्योरम। ये ग्रीन्स थ्योरम और एक से संबद्ध प्रदेश काम आएगा हमें कोशी समाकलन प्रमेय में। कोशी समाकलन प्रमेय के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विश्लेषिक फलन क्या होता है। तो विश्लेषिक फलन के लिए हमें ये जो यूनिट 2 है, अब यहाँ से यूनिट 2 कंप्लीट यदि स्टार्ट होगा, यहाँ से ये 2-3 एग्जाम्पल थे यूनिट 2 में अलग, और यहाँ से जो एग्जाम्पल आएंगे, जो भी एग्जाम्पल, वो विश्लेषिक फलन से संबंधित होगी। तो हमें विश्लेषिक फलन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि विश्लेषिक फलन होता क्या है और कौन कौन से फलन जो हर जगह विश्लेषिक होते हैं, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी करेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी यू।